बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का टॉपिक, जो कि है एन एग्जैक्ट टेस्ट फॉर 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल। हम लोगों ने इससे पहले कॉन्टिजेंसी टेबल के ऊपर हाइपोथेसिस अप्लाई किया था। अब हम 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल के ऊपर एग्जैक्ट टेस्ट, जिसको हम यहाँ पर फिशर नीमान टेस्ट भी कहते हैं, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। व्हेन द फ्रिक्वेंसीज इन अ 2x2 कॉन्टिजेंसी आर फेयरली स्मॉल। अगर आपके पास 2x2 कॉन्टिजेंसी का टेबल हो और उसकी फ्रिक्वेंसीज़ यानी कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हों, छोटी हों, देयर विल बी द सम डाउट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द chi-square अप्रॉक्सीमेशन। तो हम यहाँ डाउटफुल हो जाते हैं कि हमने यहाँ पर chi-square अप्रॉक्सीमेशन जो है वो यूज़ करनी है या नहीं। एंड एग्जैक्ट टेस्ट ऑफन कॉल द फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। यहाँ पर जो हम लोग एग्जैक्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली फिशर्स नीमान एग्जैक्ट टेस्ट कहलाता है। It was shown that under null hypothesis of no association between row and column classification, the exact probabilities of observing a table with frequencies, आपके पास null hypothesis of जो association है रोज़ और कॉलम में कोई association नहीं होती, तो उसके टेबल्स की जो frequencies होती हैं उसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होती हैं कि आपके पास अब ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल होने की वजह से ये जो है टॉपिक वो फेयरली स्मॉल होने की वजह से यहाँ पर आएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, और ये ए प्लस सी, बी प्लस डी, रो में आएगा ए प्लस बी, सी प्लस डी, और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल एन। पहले तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, लेकिन अब यहाँ पर स्मॉल एन आ जाएगा। वेयर ऑल मार्जिनल फ्रिक्वेंसीज आर फिक्स्ड। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो फार्मूला है वो मार्जिनल फ्रिक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग इस पी के अकॉर्डिंग निकालना होगा, जिसका फार्मूला है ए प्लस बी फैक्टोरियल, यानी कि ए और बी की वैल्यू को आप ऐड करेंगे, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। सी प्लस डी फैक्टोरियल, ए प्लस सी फैक्टोरियल, डी प्लस बी प्लस डी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल, डी फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। सपोजिंग आपने यहाँ पर सपोज करना है डी इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी, कि यहाँ पर आपने सपोज करना है कि कोई भी वैल्यू जो आपके पास इस टेबल में स्मॉल आएगी वो डी कहलाएगी। सपोज हम यहाँ पर ये करते हैं कि डी अगर है तो वो सबसे ज़्यादा अगर स्मॉल वैल्यू है, बी ऑब्टेन अदर पॉसिबल 2x2 टेबल बाय डिक्रीजिंग डी बाय यूनिटी। तो आपने टेबल की जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उसको यूज़ करते हुए आपने इसके ऑपोजिट की जो वैल्यू है उसको आपने डिक्रीज़ कर देना है, यानी कि डी के ऑपोजिट जो वैल्यू है वो है ए, आपने इस वैल्यू को डिक्रीज़ कर देना है और उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को आपने इंक्रीज़ कर देना है। चेंजिंग अदर ऑल फ्रिक्वेंसीज एंड कॉन्टिन्यूइंग द प्रोसेस टिल डी बिकम ज़ीरो। आपने ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास डी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। वे कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑब्जर्विंग टेबल एंड अदर टेबल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ डी फ्रॉम ऑब्जर्व वैल्यू डाउन टू ज़ीरो। यहाँ पर यही बात कही गई है कि आपने डी की वैल्यू को ज़ीरो करना है, जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाती आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। देन टोटल प्रोबेबिलिटीज़, आप जब वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे तो जितनी भी आपके पास पी नॉट, पी वन, सो ऑन टू पी एन तक जितनी भी वैल्यूज़ बनेंगी, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी भी वैल्यूज़ आप जब तक ज़ीरो नहीं हो जाती उन सारी वैल्यूज़ को आपने 1 बाय 1 ऐड करना है। 10 फॉर 2 साइडेड टेस्ट, और अगर आपके पास 2 साइडेड टेस्ट है तो आपने उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को, जहाँ पर जो पी आएगा उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास chi-square का आंसर होगा। और एंड में आपने अपना कंक्लूजन लिखना है 2p इज़ नॉट नेजिबल, वी रिजेक्ट आर हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपने अपनी स्टेटमेंट एंड में मेंशन करनी होगी। तो अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 17.20 को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 17.20 की हमारे पास स्टेटमेंट है, यूज़ द फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस that inoculation is independent of immunity from attack among a population exposed to a certain disease given the following data। तो सबसे पहले हम लोगों में इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें खुद ही कह दिया है कि आपने यहाँ पर टेस्ट द हाइपोथेसिस, आपने हाइपोथेसिस अप्लाई करना है किस टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास यहाँ पर इनोक्यूलेटेड का और यहाँ पर अटैक्ड का डेटा मौजूद है। टेबल में आपके पास क्लासेस, यानी कि एक तरफ नॉट अटैक्ड है और एक तरफ अटैक्ड का डेटा है, और एक तरफ नॉट इन्यूक्लेटेड है और एक तरफ इन्यूक्लेटेड, और इनकी वैल्यूज़ जो हैं
वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, 30 से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पर आपने फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट ही अप्लाई करना है। अब इस वैल्यूज़ इस टेबल के अकॉर्डिंग ए जो है वो है 3, बी जो है वो है 5, सी जो है वो है 10 और डी जो है 2। ये आपके पास ए प्लस सी की वैल्यू है, ये बी प्लस डी की, ये ए प्लस बी की और ये सी प्लस डी की और ये है स्मॉल एन की वैल्यू। वी कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द अबव कॉन्टीजेंसी टेबल यूजिंग। आपने यहाँ पर एग्जैक्ट का फार्मूला अप्लाई करते हुए इस फार्मूले को यूज़ करना है इस टेबल को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.20 को स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल नंबर 17.20 में हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये आपके पास सी की वैल्यू है, ये ए प्लस सी की वैल्यू बनती है, ये आपके पास बी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ये बी प्लस डी की वैल्यू है, ये आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है और ये सी प्लस डी की वैल्यू है और ये आपके पास स्मॉल एन की वैल्यू है। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोगों ने देखना है कि इस टेबल में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी बन रही है। 3, 10, 5 और 2 जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 2 किसके अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू है, डी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि हमने डी को 0 से 2 यानी कि हमने इस 2 को इस तरह से लेकर चलना है कि ये 0 बन जाए। अब इस 2 को हमने डिक्रीज़ करना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 3 है वो भी डिक्रीज़ होगा और यहाँ पर 10 और 5 वो दोनों जगह पर इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 2। तो p के अगर हमने सॉल्व करना है तो ये बनेगा आपके पास P2। नेक्स्ट जब हम 2 को डिक्रीज़ करेंगे तो ये होगा P1 और फिर जब हम 0 करेंगे तो ये हो जाएगा P0। सबसे पहले हम P2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू यानी कि आपके पास 8 फैक्टोरियल, उसके बाद c प्लस डी की वैल्यू यानी कि आपके पास 12 फैक्टोरियल, उसके पास a प्लस सी की वैल्यू यानी कि 13 फैक्टोरियल, उसके बाद b प्लस डी की वैल्यू यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल इज़ 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आ जाएगा 20 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। 8 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल, 13 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर इन सारों के फैक्टोरियल्स निकाल के इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास यहाँ पर P2 का आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ के फैक्टोरियल्स को सॉल्व किया तो हम लोगों के पास यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल 40320, 12 का फैक्टोरियल 47900160, 13 का फैक्टोरियल आपके पास ये आंसर है 7 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज़ के फैक्टोरियल। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 6.0613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाय नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.271 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28। अब जब हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो P2 का आंसर आएगा 4.768 मल्टीप्लाई 10 की पावर 54। और ऐसी वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए हम लोगों के पास मेथड है 0.0। पहले आपने 0.0 लिखना है, उसके बाद जो वैल्यू है 4768 वो वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख देनी होनी है। तो ये आपके पास मेथड है इस पॉइंट्स की वैल्यूज़ को इस तरह से लिखने के लिए। अब हमने P2 के अकॉर्डिंग वैल्यू को सॉल्व की है। अब हमने यहाँ पर 2 को डिक्रीज़ करेंगे तो एक दफ़ा बनेगा P1 और एक दफ़ा 1 को दोबारा डिक्रीज़ करेंगे तो बनेगा P0, यानी कि हमने 2 को 0 बनाना है। तो सबसे पहले एक मेथड आएगा, हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे यानी कि P1 हो जाएगा और दूसरा मेथड आएगा 0 के लिए P0। तो अब हम लोग यहाँ पर P1 के लिए काम करेंगे। तो अब हमने इस तरह से ये कॉलम पूरा बना लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो 2 है उसको डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 को हम जब डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 को जब डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो हम इस जगह लिख देंगे 2 और ये वैल्यू होगी A की, यहाँ पर C की वैल्यू आएगी, यहाँ पर B की वैल्यू आएगी और यहाँ D की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को जो भी सॉल्व करना है हम लोगों के पास यहाँ आंसर हमेशा आना चाहिए 20, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास स्मॉल एन 20 है तो यहाँ 20 ही आना चाहिए। तो ये आ जाएगा n, ये आपके पास बन जाएगा a प्लस सी का, ये आपके पास बन जाएगा b प्लस डी का और यहाँ पर जो आंसर आएगा ये हो जाएगा a प्लस बी का और यहाँ पर जो आंसर आएगा ये बन जाएगा c प्लस डी का। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो काम करना है वो बनेगा P1 के लिए। फार्मूला सब सेम रहेगा, a प्लस बी फैक्टोरियल, c प्लस डी फैक्टोरियल, उसके बाद a प्लस सी फैक्टोरियल
लास्ट में b प्लस डी फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, d फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो हमने अब यहाँ पर वैल्यूज़ और यहाँ पर वैल्यूज़ बाकी रिमेनिंग सॉल्व करनी है। अब ये वाली वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी, 2 के अपोजिट जो वैल्यू है वो, और 2 की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेकिन जो इसके रिमेनिंग यानी कि b और c की वैल्यू है ये इंक्रीज़ होगी। 5 को अगर हम 1 इंक्रीज़ करते हैं तो ये बन जाएगा 6, और 10 को इंक्रीज़ करते हैं 1 टाइम तो ये हो जाएगा 11। तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 6 और ये आ जाएगा 11। तो आप लोग यहाँ से 2 और 11 को ऐड करें तो आ जाएगा 13, यहाँ से 6 और 1 को ऐड करें तो 7, 2 और 6 को ऐड करें तो 8, 11 और 1 को ऐड करें देन हम लोगों के पास आ जाएगा 12। अब हम यहाँ से 12, 8, यहाँ से 13, 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर 20 ही आता है। तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब हम लोगों ने P1 सॉल्व करना है। P1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू यानी कि हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ 8 फैक्टोरियल, c प्लस डी वैल्यू यानी कि 12 फैक्टोरियल, उसके बाद आ जाएगा a प्लस सी वैल्यू यानी कि 13 फैक्टोरियल, उसके बाद आ जाएगा 7 फैक्टोरियल यानी b प्लस डी फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, उसके बाद डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ जाएंगे 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, और n आ जाएगा 20 फैक्टोरियल। अब हम लोगों के पास जो डिनोमिनेटर होंगे वो हम लोगों के पास यहाँ सेम आए हैं, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ भी हम लोगों के पास सेम होंगी, सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को यहाँ फैक्टोरियल निकालेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ का हम लोग फैक्टोरियल निकाल चुके हैं जिसका आंसर यही आएगा। अब यहाँ पर हमने ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो इसका आंसर वही था जो हम लोग P2 में सॉल्व कर चुके थे, जो कि 6.0613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26, और नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 6 फैक्टोरियल इज़ 720, 11 फैक्टोरियल इज़ 3991, 6800, 1 फैक्टोरियल इज़ 1 एंड 20 फैक्टोरियल इज़ 24329 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो 1.3984 मल्टीप्लाई 10 की पावर 29। जब इस वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो P1 का आंसर है 4.334 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। जब हम लोगों के पास किसी भी चीज़ को सॉल्व करके -3 आता है इसका मतलब इस वैल्यू से आपने 3 ज़ीरो लगाने हैं, यानी कि 0 पॉइंट, ये 1 ज़ीरो, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो और 4334। इस चीज़ को लिखने का मेथड ये है जो कि हम साइंटिफिक नोटेशन में काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं। तो ये हम लोगों के पास आंसर आया है P1 का। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसी 1 को, जहाँ पर हम लोगों के पास स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 2, अब हम लोगों ने इसी वैल्यू को करना है 0, d की वैल्यू को करना है 0। तो हम यहाँ d की वैल्यू की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे 0, और इसके ओपोजिट 2 की वैल्यू को जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा a की वैल्यू, ये वैल्यू c की, ये वैल्यू b की और ये वैल्यू d की, और यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू 20 ही आनी चाहिए जो कि हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पर b प्लस डी की वैल्यू आएगी, ये a प्लस बी की वैल्यू होगी और ये c प्लस डी की, और इस जगह पर इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर 11 को इंक्रीज़ करेंगे तो यह आ जाएगा 12, और 6 को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। तो यहाँ हम लिख देंगे 11 और यहाँ 7। अब 7 और 0 को ऐड करेंगे तो 7, 11 और 1 को करेंगे तो 12, यहाँ से 7 और 1 को करेंगे तो 8, और 11 और 0 को करेंगे तो 11। अब यहाँ से 12 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं, या फिर 8 और 11 को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर 11 को ऐड करने से हम लोगों के पास आया 12, 12 और 1 इज़ 13, 13 प्लस 7 इज़ 20 एंड 12 प्लस 8 इज़ 20। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर P0 बन गया, तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो P0 के लिए बनेगा, जो कि फार्मूला आपके पास सेम रहेगा, a प्लस बी फैक्टोरियल, c प्लस डी फैक्टोरियल, a प्लस सी फैक्टोरियल, b प्लस डी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, d फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 8, तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर c प्लस डी की वैल्यू यानी कि 12 फैक्टोरियल, यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू यानी कि 13 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b प्लस डी यानी कि 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा
ए की वैल्यू यानी कि 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल इज़ 20 फैक्टोरियल। तो अब हम लोगों के पास ऊपर वाली वैल्यूज़ अगेन इस तरह से ही आ रही है, जो कि हम लोगों के पास न्यूमिनेटर चल रहे हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू हम लोगों के पास एज इट इज़ आ जाएगी, सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ में चेंज आएगा। तो हम नीचे वाली वैल्यूज़ के फैक्टोरियल्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जब हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व की तो ऊपर वाले हम लोगों के पास न्यूमिनेटर सेम है जो हम लोगों के पास पहले ही चलते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 7 फैक्टोरियल इज़ 5040, 12 फैक्टोरियल इज़ 47900, 1600, 0 फैक्टोरियल इज़ 1 एंड 20 फैक्टोरियल इज़ 24329 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास यहाँ डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा 5.8734 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, 6.0613 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 को जब हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो पी नॉट का आंसर आ जाएगा 1.0319 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अगेन वही प्रोसेस, जब हम लोगों के पास माइनस भी आ गया और 4 भी आ गया तो ये ज़ीरो इस वैल्यू से हमेशा आगे लिखेंगे और पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो आएंगे और इस वैल्यू को काउंट करके 4, तो 1 2 3 4 10319। इस तरह से इस वैल्यू को लिखने का मेथड है। अब हम लोगों ने पी निकालना है, तो पी का फार्मूला जो है वो है पी नॉट, यानी कि हम लोगों ने 3 पी सॉल्व किए हैं। सबसे पहले स्मॉल पी 0, देन P1, देन P2। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास कैपिटल पी का आंसर आ जाएगा 0.05211। उसके बाद अब हम लोगों ने इस इस p की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1042, विच इज़ नॉट नेग्लिजिबल। हम लोगों ने ये अपना हाइपोथेसिस लिखना है और साथ में हम लोगों ने ये भी मेंशन करना है, हेंस वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.20 और आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।